ওখানে তো পরিচয় দেখার তুলে রেখে এসেছি কোথায় স্যারকে দেখাবেন তো আপনি এখানেই রেখে দিই लगा दिया था नहीं तो रख दिया उठा के हाँ उसके लगाया था अरे ये আমারটা আমার থেকে চলছে হ্যাঁ নেক্সট काम में देखिए उनके काम में फंसा हुआ ये क्लास हुआ है ना सब्जेक्ट ये वो तो लैपटॉप में तो नहीं हुआ है लास्ट तो कान में दिया है तो केमिस्ट्री सर दिया था केमिस्ट्री कान में फंसा नहीं है तो देखिए तो केमिस्ट्री सर के कान में फंस गया क्या दिखता है देखो लिंक तो था हाँ हाँ अरे আমার মোবাইলে আছে আমার মোবাইল ওখানে ক্লাসে রাখানো আছে ওটাই তো दूसरा वाला अभी क्लास हुआ है ना इसको ये कर लिया एक कवर दे गोल वाला
इंटीग्रेशन पढ़ोगे? तुम्हारे काम भर का तो हो गया इंटीग्रेशन, अब कितना पढ़ोगे? आपको तो रोज मिलने लगे। ये सब जो चैप्टर्स है ये इजी इजी है, मतलब मार्क्स देने वाले। आ गया 4 नंबर का तो आराम से हो जाता है, 4 नंबर मिल जाएगा। अब जो तुम्हारा वो था ना 12th में जो पोर्शन होता है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है, वो सब उधर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जब चार्ज वोर्ज पढ़ते हैं इधर कुछ नहीं होता, इधर खाली क्या करना होता है, फिगर देखो और 4 ऑप्शन होगा उसमें टिक कर लो, निकल लो। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट में तुमसे अब पूरा सॉल्व थोड़े करवाता है। अरे भाई तो अब 10 साल में एक बार परेशान नहीं कर सकता है क्या थोड़ा? 10 साल तो अच्छे से मार्क्स दिया, छोड़ना होता है। हाँ तुम्हारे लिए छोड़ना होता है, अगर उस सवाल को क्या करोगे करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारे लिए है नहीं वो। छोड़ दो एक आध सवाल, सेमीकंडक्टर का अब एक ही सवाल 10 साल में ऐसा पूछ दिया तो उसके पीछे ही पड़ जाओगे क्या? बाकी तो देख लो। सेमीकंडक्टर देखो, जो डिवीजन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ, लिखना ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of conductivity or resistivity, on the basis of conductivity or resistivity, solids are divided into metals. Solid are divided into metals. मेटल में क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी या फिर और लो रेसिस्टिविटी। और ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना, या ये जो तुम्हारा चैप्टर है एनसीईआरटी से पढ़ोगे काम बन जाएगा एडवांस लेवल तक का, अलग से ज्यादा पढ़ने का जरूरत होता नहीं है। एनसीईआरटी काफी है, सबसे बढ़िया। जितना भी बुक अभी देखोगे ना, जैसे तुम्हारा एससी वर्मा हो गया या फिर डीसी पांडे, सबसे बढ़िया किसने समझाया इसको? एनसीईआरटी ने समझाया सेमीकंडक्टर को। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं नहीं सेम एनसीईआरटी देखो लिया ही नहीं है। अब देखो जो रेंज होता है ना, अगेन रटने की जरूरत नहीं है। रो के लिए अगर इसका रेंज देखोगे, रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेसिस्टिविटी। सिग्मा से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टिविटी। तो अगर रो या रेसिस्टिविटी का बात, कंडक्टिविटी का बात करोगे तो इसमें जो रेंज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ से, हाँ वही 6 से 10⁻11 तक होता है। ठीक है, इसी रेंज में होगा। इसी का इनवर्स कर दोगे तो इधर आ जाएगा -5 और -11, क्योंकि सिग्मा क्या होता है 1 रो के बराबर। ठीक है, तो इस रेंज में जितने भी सॉलिड्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स। और उनकी कन्वेक्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्मूथ फ्लो होगा, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कम होगा, या रेसिस्टेंस जो आएगा मोशन में वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है बी, दैट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के पास क्या होता है? वेरी हाई रेसिस्टिविटी। इनका जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है? वेरी हाई होता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं और वेरी लो कंडक्टिविटी। अगेन इसका रेंज क्या होगा? अगर रेसिस्टिविटी का बात करोगे तो रेंज क्या होगा? बहुत हाई होता है 10⁻, वही सिग्मा 10⁻8 से लेकर के, सॉरी रो 10⁻8 से लेकर के 10⁻16 तक, इस रेंज में होता है। यानी अगर इसका सिग्मा देखोगे तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। सिग्मा होगा 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻
-16। अगेन वो वैल्यू मत रख लेना, ये एक तरीके क्या है, इसी के बीच में मे बी बुक टू बुक वेरी भी कर सकता है, कोई 7 लिखा होगा, कोई 6 लिखा होगा, उस तरीके का थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। अब लास्ट है सी, जिसमें क्या होता है इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी या फिर इंटरमीडिएट रेसिस्टिविटी, उसको बोलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इंटरमीडिएट रेसिस्टिविटी या फिर और इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। जिसका अगर रेंज देखोगे रो के लिए तो इट विल बी 10⁻6 to 10⁻11, सॉरी -6 to 11, या फिर अगर रो के लिए देखोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 10⁻6 to 10⁻11। यूनिट क्या होता है, ये तुम्हारा सिग्मा है, ये रो है। यूनिट पता है किसी को, रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर सिंबल यूज कर सकते हो सीधे, ओम मीटर। इसका क्या होता है, सीमेंस पर मीटर। ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन हुआ -11, सर आपने सेमीकंडक्टर का वो रेंज क्या लिखा है, दिख नहीं रहा। कौन सा रेंज, ये वाला रेड वाला, यस सर। ये वाला है 10⁻6 to 10⁻11, और उसी का इनवर्स नीचे वाला हो गया 10⁻6 to 10⁻11, या 11 नहीं तो शायद 8 के आसपास होता है, 8 कर सकते हो उसको, थैंक यू सर। 8 कर लो। 10⁻6 to 10⁻8, -6 से 8 के बीच में होता है, ठीक है। अब ये एक डिवीजन हो गया, इसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन किया गया है, लेकिन उसके लिए एनर्जी बैंड की जरूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में एनर्जी लेवल्स पढ़े हो और एनर्जी बैंड, बैंड के बारे में पढ़े हो केमिस्ट्री में, सेमीकंडक्टर नहीं पढ़े हो थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में। देखो होता क्या है, कोई भी आइसोलेटेड एटम है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में बैक चलते हैं, अगर तुम्हारे पास आइसोलेटेड एटम है तो ये न्यूक्लियस और इधर क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और आउटर जो ऑर्बिट है उसको क्या बोलते हैं, जो आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर कभी भी इंटरेक्शन होगा तो सबसे पहले इंटरेक्शन करने का मौका किसको मिलता है, वैलेंस को। वैलेंस वाले के साथ क्या है ना, अगर आइसोलेटेड एटम है तुम्हारा, आइसोलेटेड एटम का क्या मतलब होता है, आइसोलेटेड एटम का मतलब है किसी और से इंटरेक्शन नहीं कर रही है, एक सिंगल एटम है और इसके आसपास में कोई दूसरा एटम नहीं है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ना, मतलब इस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालोगे तो जो उसका एनर्जी लेवल होगा वो सिंगल होगा, ठीक है। कितने भी अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों को अगर बाहर खींचते हो तो तुमको क्या मिलेगा, एक सिंगल स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम समझते हो, स्पेक्ट्रम मतलब जब भी एनर्जी को हम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वहां से एक सिंगल स्पेक्ट्रम मिलेगा और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। क्या बोलोगे, एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल कब डिफाइन किया जाता है, आइसोलेटेड के केस में। जब भी तुम्हारे पास आइसोलेटेड एटम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचोगे यहाँ से, या दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे या तीसरा इलेक्ट्रॉन खींचोगे, तो वो सबके सब कहाँ पे मिलेंगे, उनका जो एनर्जी होगा सेम होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ का यहाँ से अगर ग्राउंड से एक्साइटेड करने के लिए, एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस एनर्जी लेवल यहाँ पे एक लाइन बनेगा और उसको क्या बोलेंगे, वो एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास इंटरेक्शन होने लगता है एटम्स का, जैसे कोई क्रिस्टल लोग है या कोई मटेरियल लोग है, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और वो सारे एटम्स क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो जब इंटरेक्शन होता है ना, जैसे दो एटम पास में आ गए, दो एटम क्या हो गए,
पास में आ गए तो इसका आउटर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है और इसके आउटर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब इस इंटरेक्शन के चलते क्या होता है ना, एक की एनर्जी बढ़ जाती है और एक की एनर्जी घट जाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाला, ये एनर्जी लेवल हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, ये एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐसे। तो इस तरीके का कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल का अरेंजमेंट दिखता है। एक ही एटम का बहुत सारा, एक ही एटम मतलब एक ही क्रिस्टलाइन से हमने इस ऑर्बिट का मतलब आउटर ऑर्बिट का बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाला। आउटर ऑर्बिट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब निकालोगे तो हमें अब एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में से अरेंज हो जाएंगे सारे। तो अब तुम्हें दिखेगा एक पट्टी, अब एनर्जी लेवल नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, एक ऐसा कंटिन्यूअस पट्टी मिलेगा, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट मिलेगा, किसका, एनर्जी लेवल्स का। ये क्यों हो रहा, इंटरैक्शन के चलते। जब दो एटम्स पास आते हैं तो सबसे पहले इंटरैक्शन किसका होगा, आउटर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है। इंटरैक्शन के चलते किसी किसी का एनर्जी बढ़ जाता है और किसी का एनर्जी घट जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींचते हैं ना, तो अब तुमको सिंगल एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल मिलेगा। और उसको जब कंटिन्यूअसली अरेंज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करेगा। और जो एनर्जी बैंड इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चलते बनता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या बोलोगे, वैलेंस बैंड बोलोगे। इस वैलेंस बैंड के ऊपर भी एक एनर्जी लेवल होता है जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में हमें दो बैंड डिस्कस करना होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यहाँ बैंड की बात क्यों कर रहे हैं, एनर्जी लेवल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एटम को उठा करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरा क्रिस्टल को पढ़ रहे हैं। पूरा क्रिस्टल मतलब तुम्हारे पास मान लो इतना बड़ा सिलिकॉन का एक प्लेट दिया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे एटम होंगे और वो सारे एटम एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन खींचा, दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचा, तीसरा इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींच रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां से है निकलने का, आउटर ऑर्बिट से। आउटर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मे बी होना क्या चाहिए था, सबके पास सेम एनर्जी होनी चाहिए था, क्योंकि किसने बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ने आइसोलेटेड के केस में बताया था। लेकिन ऐसा मिला नहीं। तुम्हें क्या मिला, ऐसा एक पट्टी मिला जिसमें एनर्जी जो है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अपने आप को क्या करके रखा है, अरेंज करके रखा है। तो ये तो एक बैंड हुआ, किसके चलते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चलते बना। ये बैंड किसके चलते बना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चलते। इसके जस्ट ऊपर एक और बैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्योंकि अगर जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चला गया, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया, वो रिलीज होकर के क्या करेगा, फ्रीली घूमने लगेगा। और वो फ्रीली घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट लेता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और जिस बैंड में वो एनर्जी मिलेगी उस बैंड को क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, एनर्जी बैंड। पॉइंट नंबर 1 लिखना, continuous arrangement of continuous arrangement of energy level of interacting electrons क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर रहा होगा उसी से क्या फॉर्म होगा, बैंड फॉर्म होगा। अगर इंटरैक्शन नहीं होगा तो क्या फॉर्म होगा, एनर्जी लेवल। सारे एनर्जी लेवल को कंबाइन कर देंगे, क्या बनाएगा, एनर्जी बैंड बनाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एनर्जी बैंड, ठीक है। एनसीईआरटी के एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ, जब ये चैप्टर पढ़ रहा होगा ना सब कोई जाकर के पढ़ लेगा। एक छोटा सा इससे बॉक्स दिया हुआ, उस बॉक्स में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जब दूर होते हैं, दो एटम है, दूर है, ठीक है। तो दो एटम में अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक लाइन दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये क्लोज आने शुरू होते हैं ना, इस लाइन का स्प्लिटिंग होता है, लाइन क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। और ज्यादा क्लोज आएगा तो इसमें ये जो लाइन है ये एक बार और स्प्लिट
जिसके चलते क्या बनता है, जिसके चलते बैंड का फॉर्मेशन होता है। ये एक एनर्जी बैंड हुआ, इसके नीचे एक एनर्जी बैंड है। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, अगेन वो एग्जाम बन जाएगा कि एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, लिखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकंड पॉइंट में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड एंड बी में कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में लिखना energy band which consists of valence electron, energy band which consists of valence electron is known as valence band, consists of valence electron is known as valence band। इसी में पॉइंट लेना, with no external क्या, हाँ उसी में, मतलब वैलेंस में ही दूसरा पॉइंट, वैलेंस बैंड में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। with no external energy electrons reside, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन reside, valence electrons reside in valence band। अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ दिखेंगे तुमको, वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। ठीक है, एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने का अलग अलग मेथड हो सकता है। थर्मल दे सकते हो, सोलर एनर्जी दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस एनर्जी को लेकर के वो जंप कहाँ कर सकता है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के बारे में पहले लिखिए। कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड एवब वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड एवब वैलेंस बैंड is known as conduction band। एनर्जी बैंड एवब वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड एवब वैलेंस बैंड is known as कंडक्शन बैंड। लिखना इसी में पॉइंट। this band is generally empty। ये क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, अगर तुम 0 केल्विन पे बात करोगे ना तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते कहाँ पे हैं, किसी भी सॉलिड के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे वैलेंस में मिलेंगे। कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, अब एनर्जी बढ़ता है ना, एनर्जी बढ़ता है तो क्या होता है, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगते हैं, लेकिन इंसुलेटर के केस में अभी भी नहीं मिलेंगे। वैलेंस बैंड हमेशा फुल होता है इंसुलेटर केस में। कंडक्शन के केस में कंडक्शन बैंड में क्या होता है, हमेशा खाली होता है। इंसुलेटर, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा ना तो कंडक्शन होने लगेगा। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, तुम्हारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर से इस बैंड से जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक, तो जो भी तुम्हारा इंसुलेटर है उस केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं मिलेगा, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में हमेशा रहेगा, और वैलेंस बैंड हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन मिलते ही हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस एक्सटर्नल एनर्जी को लेकर के वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में जंप करेगा क्या होगा, कंडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्शन जो भी तुम्हारा करवाना होता है, एक तो जो तुम्हारा
मेटल है या फिर तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर है। इस केस में अगर टेम्परेचर राइज होगा ना, टेम्परेचर राइज होगा एटमॉस्फेयर का, तो भी इससे क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से जम करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स मिला, कंडक्शन होने लगा। फिर बाद में देखा गया कि जो मेटल्स है ना उसके लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, कोइंसाइड करता है, ओवरलैप करता है। ठीक है, तो जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है तो मेटल के केस में तुमको कोई एनर्जी देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में वो इजीली जंप करके कहा जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। उनको एक्सटर्नल कोई एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे अवेलेबल है किसके लिए, कंडक्शन के लिए, क्योंकि वो आराम से वैलेंस से कंडक्शन में मूव करके जा सकते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी बैंड है वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जैसे ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, इसके नीचे क्या होता है, वैलेंस बैंड। लेकिन मेटल के केस में दोनों का क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा, यानी ये जोन क्या हो गया, ओवरलैप कर रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है वो दोनों में पॉसिबल है, वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन बैंड में भी। इसलिए हमेशा क्या है तुम्हारे पास, कंडक्शन अवेलेबल होता है मेटल्स के केस में। तो नोट में लिख लो, एट 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन फॉर सेमी कंडक्टर्स, 0 केल्विन, हाँ एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं, एट 0 केल्विन, हाँ एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, सेमीकंडक्टर के लिए। एट 0 केल्विन फॉर सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। जीरो केल्विन से थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाता है सेमीकंडक्टर के केस में, जिसके चलते क्या होगा, हमेशा थोड़ा थोड़ा कंडक्शन होते रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी गैप। लिखना डिफरेंस ऑफ lowest energy, difference of lowest energy level of, difference of lowest energy level of conduction band and highest energy level of valence band, level of valence band is known as energy gap, जो एनर्जी गैप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Eg से, दैट इज Eg इज इक्वल टू EC माइनस EB, जहाँ EC क्या है तुम्हारा, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ, लोएस्ट है, हाँ लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। अभी डायग्राम बनाएंगे। और EB क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ये तो दिखेगा ना, ये जो तुम्हारा बैंड है ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो बैंड है ये कौन सा, वैलेंस बैंड है। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल है, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है किसके लिए, कंडक्शन बैंड के लिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, EC से। ये जो अपर वाला है ये क्या है,
हाईएस्ट है किसके लिए, वैलेंस के लिए, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों में जो एनर्जी का गैप है या एनर्जी का जो डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज व्हाट, ईजी, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। अब इस गैप के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटल इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो नोट में लिखेंगे फॉर मेटल्स, ये ड्रॉ करने के बाद क्या समझ गया हो तो नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, चलेगा। कर ही लो, जल्दी कर लो, छोटा सा टाइम। हो गया, लिखना नोट में, फॉर मेटल्स कंडक्शन बैंड, फॉर मेटल्स कंडक्शन बैंड overlaps with valence band. Therefore Eg is 0, therefore Eg की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। Eg मतलब एनर्जी गैप क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें Ec जो होता है ना वैसे नीचे आ जाता है। अगर ओवरलैपिंग का बात करोगे, हाँ नेगेटिव होगा, लेकिन उसको ऐसे दिखाते नहीं है, क्या करेंगे, इस तरीके का ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये जो तुम्हारा ये क्या होगा, इसमें Ev इधर चला गया और सॉरी ये तुम्हारा क्या हो गया, Ec हो गया। ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और नीचे वाला वैलेंस बैंड, दोनों क्या हो गया, ओवरलैप कर गया। तो इसमें तुमको कुछ एनर्जी ही नहीं चाहिए क्या करने के लिए, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, वो अपने आप अवेलेबल है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस से अपने आप जम करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी मेटल में फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर इंसुलेटर्स, energy gap is very high. For insulators energy gap is very high. इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप क्या होता है, हाई होता है। ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और अगर इंसुलेटर के केस में तुम चाहते हो किसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम जम कहाँ करवा दें, कंडक्शन बैंड में, तो तुमको अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज है, जो हम कहाँ से जनरेट करते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं उसका प्रोड्यूस करने के लिए। अगेन जब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में एक जनरेटर बना करके दिया होगा, वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो अगर तुम चाहते हो कि किसी इंसुलेटर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है कंडक्टर में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री अवेलेबल है नहीं सीबी में, क्योंकि सीबी में अवेलेबल होते तब जाकर के हम क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते थे। अब मन किया किसी का कि कंडक्ट करवाना है, तो सबसे पहले ये जो गैप है ना, एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप क्या है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर बैठे हुए सबके सब। कंडक्शन कब होगा, जब ये जंप करके यहाँ जाएंगे। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए तुमको ई की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कितनी चाहिए, वोल्ट पर मीटर, इतना, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। फिर इसके बाद जंप करवाओगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए जनरली जो होता है इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी या जो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये अवेलेबल नहीं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर, थर्ड पॉइंट लिखेंगे फॉर सेमीकंडक्टर्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स एनर्जी गैप इज स्मॉल, एनर्जी गैप इज स्मॉल। सेमीकंडक्टर्स एनर्जी गैप जो होता है क्या होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल लेस देन मोस्ट ऑफ दी जो तुम्हारे पास जैसे सिलिकॉन है,
सिलिकॉन के लिए अगर Eg की वैल्यू देखोगे 1.17, अगर तुम्हारे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको क्या बोलते हैं आर्सेनिक, और हाँ GaS, गैलियम आर्सेनिक, इसके लिए क्या होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इंडियम करके एक है, उसमें भी होता है 1.1 के आसपास। इस सब में देखोगे तो जो वैल्यू है EV या Eg का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास है, 1 के अराउंड है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 3 था। तो इधर जो होता है ना, जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करना होता है वो हम नॉर्मल अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या है, छोटा है। टेम्परेचर बढ़े 0 डिग्री, 0 पे कुछ नहीं था, मतलब 0 केल्विन पे तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ के कहाँ चला गया 273, 273 क्या होता है 0 केल्विन, कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल होंगे। रूम टेम्परेचर पे जाओगे और ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। तो लिख लो, क्या लिखो, लेस देन 3 भी लिख लियो तो ठीक है, और एग्जांपल्स में लिख सकते हो ये वही लेस देन 3 भी और नियर इक्वल्स टू 1 सेम ही चीज है। ये 2-3 एग्जांपल लिख लो ताकि पता रहे तुमको। तो ये थर्ड नंबर में क्या है सर? ये गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड है। ऊपर वाले दो एलिमेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एलिमेंट है। और गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड है। इस दोनों कंपाउंड से क्या बनता है, इस दोनों मटेरियल इस एलिमेंट के कंपाउंड से क्या बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है। क्या हाँ लिख लो, AS लिख लो। therefore इसी में therefore for semiconductors electrons are available in conduction band even after small thermal excitation. Available in conduction band even after small thermal excitation. मतलब हल्का सा भी हीट करोगे जो भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, उसके चलते क्या हो जाएगा, क्या फिर से बोलना, दोबारा सर। Therefore, for semiconductor, electrons are available in the conduction band even after small thermal conduction. हो गया, हाँ, small thermal excitation. अब सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जो पूरा बात करेंगे हम किसका बात करेंगे, खाली सेमीकंडक्टर का बात करेंगे। लिखना, सेमीकंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू two types. Semiconductor is divided into two types. कौन कौन सा टाइप है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर 2 क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
बारी बारी करके दोनों को समझेंगे कि इंट्रिंसिक का क्या मतलब है, एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है। तो लिखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिखना प्योर फॉर्म ऑफ semiconductor, pure form of semiconductor is known as intrinsic semiconductor. जैसे जो तुम्हारा सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में अगर होंगे तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स, उसी में लिखा नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये होल और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझाएंगे क्या होता है। जितना नंबर होगा होल का उतना ही नंबर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे तुम्हारे पास सिलिकॉन का अगर लैटिस देखोगे, सिलिकॉन में क्या होगा, सिलिकॉन क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, सिलिकॉन से कैसा बॉन्ड बनाता है, क्या हो गया, सिलिकॉन से कैसा बॉन्ड बनाएगा। हाँ तो यही पूछ रहे हैं, इसमें एकदम सन्नाटा क्या हो गया हो। अरे मतलब एक जो सिलिकॉन है कितने सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा, 4 से, क्योंकि इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 होते हैं ना। तो ये 4 को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 से खुद पे इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा, जिसके बाद क्या करेगा, ऑक्टेट बनवाएगा। तो अगर इसका बात करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, सॉरी 8 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों एक दूसरे से शेयर करके रखे हैं। अगेन इसके लिए बनाओगे, इसके सबका जो है, सबके लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी का 4 उसने शेयर करा है, 4 उसका खुद का था। अब इसमें होगा क्या, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, इसको एनर्जी मिला, ये जंप कर गया, तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, होल मिलेगा कहाँ पे, इधर कहीं खाली जगह पे, ठीक है। ये जो वैक्यूम है उसी में उसका क्या होगा, ये जो जगह है होता है क्या होता है, खाली होता है। ये जो भी जगह है ये क्या है, खाली होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और शेयर इलेक्ट्रॉन्स ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट लेंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट लेंगे, नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो भी पार्ट लेगा वो क्या करेगा, जो फ्री हो गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वैकेंसी क्रिएट होगा, इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते आता है। ये तुम लोग को तो नहीं बताए होंगे, मतलब जो 12th में इसने पढ़ा, इसको बताएं कि मेटल है, मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो किसके चलते होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के चलते हैं। किसके चलते आएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन के चलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मेटल के अंदर, वहां से आएगा इलेक्ट्रिसिटी। जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो किसके किसके मोशन के चलते आएगा, होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में इसका और इसका दोनों का मोशन होगा। इसका मोशन तो तुम ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रिएट करे हो, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे हो, तो ये किधर मूव करेगा, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में। अब इस होल के साथ क्या होगा ना, क्योंकि जो इधर लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स है, जो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जिन इलेक्ट्रॉन का काम है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है अभी, वो भी क्या करते हैं, उनपे फोर्स लगे, वो मूव करके कहाँ चले आएंगे, इस होल पे आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आया ना, वो होल क्रिएट कर दिया। अरे बात समझ में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो किसके किसके पार्ट से बनेगा, यानी जो आई होगा इट विल बी ड्यू टू आई ऑफ ई प्लस आई ऑफ एच। मतलब करंट निकालोगे, करंट में किसका किसका पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी और होल का भी, कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा तुमको।
ये डायग्राम बना लेना, एरो एरो अभी मत लिखना यहाँ पे। ये जो है तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। होल तुमको कहाँ मिलेगा? जहां से जंप किया, मतलब वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में क्या होता है? होल्स होते हैं। और कंडक्शन बैंड में क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और लिख लो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and hole depends on temperature, depends on temperature, depends on temperature as टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ ई या फिर नंबर ऑफ एच दोनों बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए टी रेज टू पावर 3/2 ई टू द पावर डेल्टा ई जी डिवाइडेड बाई टी। अगर पावर को छूट नहीं रहा ना, वो देख लेंगे। केटी लिख लो नीचे, केटी। सर फार्मूला विजिबल नहीं हो रहा है। फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है तुमको? यहाँ केटी, रुको बड़ा कर दे रहे हो। किसी भी टेम्परेचर पे तुमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ होल अगर चाहिए, सो इट विल बी ए टी 3, ए टी का पावर 3/2, फिर एक्सपोनेंशियल पावर डेल्टा ई जी, या ई जी भी बस लिख सकते हो, ई जी डिवाइडेड बाई के टी। Hmm, 3/2 हम माइनस कर देना, इधर नीचे 2 कर देना। अगेन याद नहीं रखना है इसको, नीट वाले बच्चों को तो एकदम याद नहीं रखना। ये वाला जो रिलेशन है ना, इसमें बस शो क्या करना है कि देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इसमें भी बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी जो टर्म है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मेटल से ही अपोजिट सेंस में काम करता है। मेटल में अगर क्या हो रहा था, कौन सा? हाँ के, और कौन सा? ए। वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। मेटल जो होता है, मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसमें, यानी रो बढ़ जाता है। जो मेटल से क्या होता है? अपोजिट सेंस में काम करता है। क्या बढ़ेगा? हाँ तो सिग्मा लिखे तो है। हाँ चलो लिख लो, नोट में ये चीज लिख लो। क्या? हाँ कहीं भी पूछ देता है। जे कौन सा? ये फॉर्मूला? फॉर्मूला दे देगा तुमको। अगर जेई में उससे कुछ काम करवाना होगा तो फॉर्मूला दे देगा। ग्राफ कुछ नहीं है, ग्राफ क्या ही बना लोगे? ई टू दी पावर वाला ग्राफ बना लो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का ग्राफ बना लो। क्या हो रहा है? नेगेटिव कैसे हो सकता है? हाँ
तो ग्राफ नेगेटिव कैसे आएगा, बढ़ेगा ना टेम्परेचर। ग्राफ इंक्रीजिंग है ना, हाँ वही है। हो गया। अगेन इस फार्मूला की जरूरत थी नहीं, वैसे टेम्परेचर से रिलेशन दिखाना था कि टेम्परेचर से कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में सीधे पुट करोगे तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, और नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे, अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। वो फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो तुमको तो बताए होंगे कि क्या रिलेशन होता है। हाँ अभी तुम लोग को नेक्स्ट टाइप समझेंगे। नेक्स्ट टाइप है दूसरा टाइप जो है वो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, दैट इज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम हाँ इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं अपने मन से। इम्प्यूरिटी अपने पहले से नहीं होता, हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्योंकि पिछले वाले केस में जो Ni और Ne का वैल्यू था ना, Ne और NH का वैल्यू था, ये इक्वल था और बहुत ही नंबर ये कम था। ये जो वैल्यू था ये क्या था, कम था, जिससे करंट जो आ रहा था ना दिख रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी, छोटी थी। करंट जो होता है छोटा होता है कब, जब हम एकदम प्योर फॉर्म में सिलिकॉन को यूज कर लेंगे। प्योर फॉर्म में अगर सिलिकॉन को यूज करोगे तो करंट कंडक्ट करेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। अब इतना कम कि उससे काम ही नहीं चल पा रहा है, तो हम किसके पास जाते हैं, एक्सट्रिंसिक के पास जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। एडिशन किसका करोगे, डोपेंट का। ठीक है, डोपेंट क्या होते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिसका तो जो तुम्हारा नंबर हो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स या तो 3 हो या फिर 5 हो। ठीक है, अब 3 भी ऐड कर सकते हो और 5 भी ऐड कर सकते हो। अब इसके चलते दो टाइप बनता है किसका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। 3 के लिए अब पी टाइप की होता है और 5 के लिए एन टाइप की होता है, वो समझेंगे। अब देखो जब 3 ऐड करते हैं और 5 ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिख लो, इट इज impure form of, it is impure form of semiconductor, it is impure form of semiconductor, it is impure form of semiconductor in which impurity is deliberately added, in which impurity is deliberately का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से, हाँ अपने मन से डिजायरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप, एडेड, फुल स्टॉप लिखना। एडिशन ऑफ desirable amount of impurity is known as doping. केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, फुल स्टॉप। हाँ, is known as doping and impurity is known as dopants, and impurity is known as dopants. And impurity is known as dopants, DOPANTS, full stop. In case of semiconductor, dopants are, in case of semiconductor, dopants are either trivalent element,
trivalent element like boron, trivalent element like बोरॉन, बोरॉन के पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3. एंड पेंटावैलेंट एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस। हाँ, अपने मन से अब केमिस्ट्री पढ़े हुए जो मन करे वो लिख लो, जितने भी पेंटावैलेंट है, अगर जितना याद है सब छाप लो। फॉस्फोरस होता है पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन, हाँ, और कुछ? चलो सब लिख लो। अब देखो इसमें होता क्या कि जैसे हमने सिलिकॉन का समझा, सिलिकॉन है, ये बाकी के 4 सिलिकॉन से क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी लिखना नहीं है, अभी खाली समझ लो। अब ये क्या हो रहा था ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिलके 8 बना देगा। अब इसमें से होगा क्या, मान लो इस सिलिकॉन को हटा करके यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बोरॉन रख दिया। अब बोरॉन के पास आउटर में कितना था? 3 था। अब इस 3 के चलते क्या हो गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। यानी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे पहले ही से ही होल क्रिएटेड है, ठीक है। अब तुम मान लो थर्मल एक्साइटेशन किया तुमने, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करा, जंप करके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये जो होल क्रिएटेड था ये किसके चलते आया? इम्प्यूरिटी के चलते है। ये होल किसके चलते आया है? इम्प्यूरिटी के चलते। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके चलते आया? थर्मल एक्साइटेशन के चलते, क्योंकि रूम टेम्परेचर और भी टेम्परेचर बढ़ाओगे और सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 1। होल कितना प्रेजेंट है? 2। मतलब एक इम्प्यूरिटी कितना होल ऐड कर रहा है? 1 ऐड कर रहा है भाई। एक इम्प्यूरिटी कितना होल ऐड कर रहा है? अगर एक एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना इम्प्यूरिटी ऐड कर, कितना होल बनाया? 1 होल बनाया। यानी ऐसे अगर 1 मिलियन कर दोगे, 1 मिलियन बोरॉन ऐड कर दोगे तो कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मिलियन होल प्रोड्यूस करेगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ नंबर ऑफ होल्स जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि होल कहां से आ रहा है? इम्प्यूरिटी ऐड करने के चलते। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? थर्मल एक्साइटेशन के चलते। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो खुद होल बना करके आएगा। तो ये होल एक आया नया, ये होल पहले से था। तो अभी ये जो डायग्राम है इसमें कितना होल है? नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो ये कंडीशन आ रहा है। अगर ऐसे बहुत सारे हम इम्प्यूरिटी ऐड करते तो क्या होता? मान लो 1 मिलियन हमने ऐड कर दिया, 1 मिलियन ऐड कर देने के चलते क्या हो गया? जरूरी नहीं है यार 2 मिलियन होल्स हो गए। अरे 1 मिलियन होल ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया उसमें, ठीक है। अब थर्मल एक्साइटेशन करोगे तो उसके चलते क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा और होल क्रिएट होगा। तो जो थर्मल एक्साइटेशन के चलते होल क्रिएट हुआ वो, प्लस जो तुमने इम्प्यूरिटी के चलते क्रिएट करा है वो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये थर्मल एक्साइटेशन के चलते आया तो ये होल से कम ही होंगे, क्योंकि तुमने पहले ही क्या करा है? होल्स क्रिएट करके ही रख दिया। क्यों? डोपिंग के चलते। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है, मान लो अगर तुमने नाइट्रोजन रखा, इधर सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, किसको? सिलिकॉन को क्या चाहिए? हाँ। अब इसमें क्या होता है समझ लो, इसमें क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स था, लेकिन नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 5 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब इससे कोई शेयरिंग करने वाला बचा ही नहीं। नाइट्रोजन पहले यहाँ सिलिकॉन था तो सिलिकॉन का 4 बाकी एक सबसे लेकर के वो ऑक्टेट बना दे रहा था। अभी जब नाइट्रोजन रखेंगे यहाँ पे, ये हमारा डोपेंट है, जैसे ये ऐड करेंगे तो 4 तो अवेलेबल है किसके लिए? शेयरिंग के लिए। ये जो बचा इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला गया? फ्री हो गया। फ्री हो गया मतलब ये अभी से ही कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। तुम थर्मल एक्साइटेशन करो या ना करो, ये अभी से क्या है? ये अवेलेबल है कंडक्शन के लिए, तो ये तो कंडक्ट करेगा ही। साथ ही साथ अगर थर्मल एक्साइटेशन करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? या होल क्रिएट करा। तो अभी होल कितना है? 1। क्यों आया ये होल? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे ज्यादा हो जाएंगे? नंबर ऑफ होल से। इसके चलते 2 टाइप बनता है एक्सट्रिंसिक का। इस टाइप को क्या बोलते हैं? पी टाइप बोलते हैं। उल्टा बोल रहा, इसको क्या बोलेंगे? पी टाइप। क्यों पी टाइप बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ होल जो है वो क्या है?
क्योंकि तुमने होल क्रिएट करा है इम्प्यूरिटी ऐड करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यानी यहाँ इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं। और एन टाइप में जो भी तुम्हारा इम्प्यूरिटी है इस पे कौन सा चार्ज आएगा, एन टाइप पे बता दो, एन टाइप पे जो इम्प्यूरिटी है उस पे कौन सा चार्ज आएगा, इम्प्यूरिटी पे, इम्प्यूरिटी पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये लैटिस है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो जो डोनर आइटम होता है उस पे कैसा चार्ज आता है, और इसमें कैसा चार्ज आएगा, और ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, बोरॉन मूव करेगा। ये जो है ना, ये जो तुम्हारा बोरॉन है ये लैटिस है, और लैटिस कभी मूव नहीं करता है। तो कभी कभी इसमें ही पूछ देता है कि पी टाइप में जो लैटिस बन रहा है उस पे कौन सा चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, पी टाइप पे, पी टाइप है लैटिस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। और एन टाइप में लैटिस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा एलिमेंट, जो भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर है वो अब न्यूट्रल नहीं रहा। हाँ, यानी जो भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर है वो अब उसको नहीं बोलेंगे कि दैट इज न्यूट्रल, यानी जो भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर वो क्या बोलेंगे उसको, चार्ज है नहीं। अरे भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी है ना, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ क्या है, होल्स भी है। कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ये क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करा ये पूरे जो तुम्हारा क्रिस्टल है उससे बाहर चला गया या क्रिस्टल में ही है, क्रिस्टल में है। तो क्रिस्टल का जो न्यूट्रलिटी है वो खत्म हो रहा है या रह रहा है, रह रहा है ना। तो इस एडिशन करने से ऐसा नहीं है कि इस लैटिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी जो तुम्हारा क्रिस्टल है वो चार्ज हो गया। क्रिस्टल अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, भले ये हो चाहे वो हो। लेकिन लैटिस पे जो भी हमने ऐड करा है, एन टाइप के केस में जो लैटिस होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पी टाइप के केस में लैटिस जो होगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब लिखना क्या, हाँ वो जो स्कॉट की डिफेक्ट है या जो भी डिफेक्ट है वो तुमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो फिर हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करने हैं। क्या क्या निकला है, सिलिकॉन नहीं निकलता है यार, सिलिकॉन क्यों निकलेगा, कौन सा कहा जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ वो हटा दिए, निकाल लिए हम, फेंक दिए हैं। हाँ तो अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक एलिमेंट को हटा करके दूसरा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दूसरा एलिमेंट कहा जाता है, एडिशन में। हाँ तो अरे एडिशन कितने तरीके का होता है, उसी को तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन को ही तो डिवाइड करा गया डिफरेंट। भाई केमिस्ट्री नहीं उतना केमिस्ट्री झेल नहीं पाएंगे, रट रट के हम खुद पागल हो जाएंगे। यहाँ 1 साल पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ाते हैं, 3 साल बाद जब भूलने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। केमिस्ट्री में होता है कि सवेरे उठो, 2 घंटे पढ़ो, फिर आकर के 2 घंटे क्लास में पढ़ाओ। हाँ, फिर बायोलॉजी में भी वही सिचुएशन है। सबसे मस्त सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए, सबसे मस्त सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और 1 साल में 1 बार भी ना पढ़े कोई काम नहीं, दिक्कत नहीं है। आएंगे एक फॉर्मूला पे 15 सवाल करवा देंगे, 1 क्लास खत्म। उसी तरह का है सर फिजिक्स में। फिजिक्स में आओ, एक सवाल, एक क्वेश्चन, ये जो एक थ्योरी है डेराइव कर दो, उस पे सवाल करवा दो, फिर क्लास खत्म। और एक बार अगर समझ में आ गया कोई थ्योरी तो दिमाग से जाता है नहीं। क्या नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाने को तो मैथ भी पढ़ा सकते थे। है? कौन पागल हो गया, तुम? मैथ पढ़ाते ना, देखते हो ना बेसिक कितना गंदा पढ़ाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो ना हमसे। हाँ, सब बोल लेते हैं मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, एलन मस्क को थोड़ा पीछे करना है, हल्का हल्का मेहनत करके। हाँ मेहनत अभी तुम कुछ लिखना है, हाँ लिखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ extrinsic semiconductor. There are 2 types of extrinsic semiconductor. Number 1,
पी टाइप, पी टाइप 1 में लिखना है पी टाइप, इसी के सामने एरो लगा करके लिख दो। डोपिंग एलिमेंट इज, डोपिंग एलिमेंट इज कैसा होगा, ट्राइवैलेंट, डोपिंग एलिमेंट इज ट्राइवैलेंट। अब ये वाला डायग्राम बना लो जल्दी से। होमवर्क है सबका, जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में जो डाउट होगा वो कल आगे पूछोगे, नहीं तो मैं कल तुमसे पूछूंगा। जिसके पास एनसीईआरटी होगा हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी से, जिसके पास नहीं होगा वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हाँ नहीं, एससीबी नहीं पढ़ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। एक नाम क्या है उसका, उस पे सारी एनसीईआरटी के बुक्स मिल जाएंगे। हाँ, ई पाठशाला डाउनलोड करो, या फिर क्या नाम है इसका, एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, ये डाउनलोड कर लेना। फ्रॉम क्लास 1 to 12 इसमें होता है। कौन पागल हो गया? हो गया? इसमें लिख लेना, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of holes is greater than number of electrons, और नंबर ऑफ होल्स की अगर बात करा जाए तो किसके किसके चलते आएगा, नंबर ऑफ होल्स में किसका किसका पार्ट है? हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, बोथ मतलब डोपिंग का भी पार्ट है इसमें, प्लस थर्मल का भी पार्ट है। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बस किसका पार्ट है? थर्मल एक्साइटेशन का। इसलिए यहाँ पे मेजर चार्ज करियर किसको बोलते हैं? मेजर करियर्स क्या होते हैं? होल होते हैं। अब मेजर माइनर का जरूरत पड़ता है जब हम पीएन जंक्शन पढ़ते हैं। अब जल्दी से दूसरा टाइप इसका लिख लेना। दूसरा टाइप क्या है? एन टाइप। हो गया एन टाइप। इसमें क्या लिखोगे? एन टाइप नहीं लिखना। हाँ, डोपिंग एलिमेंट इज पेंटावैलेंट। डायग्राम ड्रॉ कर लेना उधर वाला। पेंटावैलेंट होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल। और यहाँ पे उल्टा कर दो कि एन किसके चलते आएगा। अब इस केस में जो एन होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा किसका किसका? डोपिंग और कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ डोपिंग एंड थर्मल एक्साइटेशन। होल जो बनेगा वो किसके चलते बनेगा? ओनली थर्मल एक्साइटेशन के चलते।
देखो डोपिंग के चलते एक और चीज होता है, डोपिंग के चलते ईजी की जो वैल्यू है वो भी घट जाती है। ईजी का जो वैल्यू है क्या होगा, थोड़ा सा वो भी घट जाएगा, क्योंकि दो टर्म आता है इसमें, एनर्जी ऑफ डोनर एलिमेंट और एनर्जी ऑफ, एक डोनर होता है और दूसरा क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है, तो उसके चलते देखो क्या होता है, तुम्हारे पास बैंड था, एनर्जी बैंड के बारे में ये नोट में लिख सकते हो, नोट में पहले लिख लो, ड्यू टू डोपिंग, ड्यू टू डोपिंग energy gap is reduced slightly due to doping, energy gap is reduced slightly ठीक है, समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले देखते हैं पी टाइप के लिए, एनर्जी गैप इज रिड्यूस स्लाइटली, ये जो सबसे लोअर वाला लेवल है इसको क्या बोलते हैं, ईसी, और इसका जो हाईएस्ट वाला है क्या करते हैं, ईवी बोलते हैं। अब पी टाइप जो है वो एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, पी टाइप में जो भी तुम्हारा पी टाइप कब आता है, बोरॉन के चलते, और बोरॉन क्या करता है, एक्सेप्ट या फिर डोनेट, एक्सेप्ट करता है, तभी इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो भी एक्सेप्टर है ना, इसका जो एनर्जी है वो ईवी से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, दिस इज योर ईए। ठीक है ना, ईए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईए रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लेवल ऑफ, हाँ, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एक्सेप्टर एलिमेंट, और एक्सेप्टर एलिमेंट यहाँ पे क्या है, अब देखो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको कहां से जंप करके जाना है, यहां से यहां जाना है। यहां पहले जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन के सारे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, इधर थे, इधर से जंप करके कहा जाना था उनको, ईसी में जाना था फॉर कंडक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो तुमने ऐड करा है ना, उसके चलते जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चले जाएंगे, इधर से सीधे अब ईसी तक जंप करके उनको जाना है। तो जो वैल्यू है वो समवॉट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ ईजी की वैल्यू ये जो है, पहले ईजी ये टोटल था, अभी जो ईजी हो गया ये तुम्हारा ईजी डैश हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान भी रखना इसमें, पी टाइप जब होता है तो एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी लेवल किसके पास होता है, ईवी के पास होता है, एक्सेप्टर एटम के, ये पूछता है कभी कभी कि जो भी एक्सेप्टर एटम है उसका एनर्जी लेवल है, इट इज क्लोज टू ईसी और ईवी, तो क्या लिखेंगे, ईवी के क्लोज में होता है। और अगर तुम्हारे पास पी एन टाइप है, एन टाइप के केस में क्या होगा, एन टाइप के केस में अगेन ये बैंड था तुम्हारे पास, दिस वाज सीबी, और इसके नीचे क्या था, वीबी। ये जो एनर्जी लेवल था उसको क्या बोलते थे, ईसी, ये जो एनर्जी लेवल था ईवी। लेकिन अभी जो एनर्जी लेवल है किसका, डोनर का जो एनर्जी लेवल होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से जंप करके ना उनको कहां तक पहुंचना है, इस गैप को पार करना है। यानी पहले जो गैप था, ये गैप था कितना, ई जी, अभी जो गैप हो गया वो कितना हो गया, दिस ई और डैश जी। तो जो भी तुम्हारा एनर्जी गैप है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ड्यू टू एक ये एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हुआ किसके चलते, एन टाइप के चलते। ये जो एनर्जी लेवल आया किसके चलते आया, एक्सेप्टर के चलते आया। ठीक है, हो गया। अभी एक चीज और डिस्कस कर लो, होल्स सारे के सारे किधर मिलेंगे, होल्स किधर मिलेंगे, वैलेंस में। सारे जो होल्स होंगे वो किधर होंगे, इधर होंगे। ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जंप करा है वो कहाँ चला गया, यहां चला गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक होल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन जंप करा इधर होल मिल गया, और अगर दूसरी या उल्टा कर दिए, ऐसा ही होता है ना, होल ही क्रिएट होता है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर गया। अब तुम्हारे इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में कंडक्शन बैंड में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और यहाँ तुम्हारे पास क्या है, होल्स है, लेकिन ये जो होल्स क्रिएट हुए क्यों क्रिएट हुए, ये थर्मल के चलते हैं। जो भी होल यहाँ आया है किसके चलते आया हुआ, थर्मल के चलते हैं। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था ये किसके चलते आया हुआ, ये थर्मल के चलते आया। अगेन अब बहुत ज्यादा ये करोगे, थर्मल एक्साइटेशन करोगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ होल भी यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है,
हाँ कर लो। हो गया? चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीएन जंक्शन।